हेलो दोस्तों, मैं पुनः आपका यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और जो इंडियन पॉलिटी की क्लास आरंभ की थी, तो मैं उसी पर जो आज क्लास लेने वाला हूँ। तो हमने क्या किया था, तो हमने संविधान की बात कर ली थी, संविधान के प्रकार की बात कर ली थी, अर्थ मीनिंग एंड टाइप्स की बात कर ली थी कि जो संविधान का अर्थ क्या होता है। और जो दूसरी बात थी वो हमारा संविधान के प्रकार से था। हमने संविधान को देखा, संविधान का प्रकार देख लिया। संविधान के प्रकार की बात के बाद आज मैं जो करने वाला हूँ वो संविधान की विशेषता को लेकर के। क्या है? संविधान को विशेषता के लेकर। लेकिन संविधान के प्रकार में हम जो अगर हम उद्भव के आधार पर देखें, तो भी हम संविधान को अभी दो तरीके से और देख सकते हैं। एक विकासशील संविधान और एक निर्मित संविधान। विकासशील संविधान क्या होता है? तो विकासशील संविधान जो होता है वो परंपराओं के या तो राजाओं के आदेशों की वजह से, जो एक परंपराओं के हिसाब से जो वहाँ कानून थे, जो वहाँ के नियम थे, उन्हीं को हमने धीरे धीरे अपना लिया। तो हम उसको एक विकसित या विकासशील या विकसित संविधान कहते हैं। और विकसित संविधान का मतलब या फिर दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है विकसित संविधान की? तो विकसित संविधान की जो दूसरी परिभाषा हो सकती है वो ये हो सकती है कि जिस ऐसा संविधान जो या ऐसा संविधान जिसके निर्माण में कोई एक निश्चित अवधि न लगी, जिसकी संविधान सभा ना हो, जिसके निर्माण करने की कोई संविधान सभा ना हो, जिसके निर्माण में कोई एक निश्चित समय न लगा हो, और जिस संविधान को या फिर उसका लिखित साक्ष्य ना हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या बोलते हैं? लिखित सॉरी विकसित संविधान बोलते हैं। और ऐसा संविधान हमारा ब्रिटेन का संविधान मिलता है कि वहाँ के राजाओं का जो आदेश हुआ करते थे, जो राजाओं की परंपरा और संस्कृति से लेकर के थे, वही आज उन्होंने कुछ चीजें मान ली, तो वो क्या हो गए? वो विकसित संविधान हो गए। एक होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? तो निर्मित संविधान का मतलब होता है कि उसको जो बनाया हो, संविधान को निर्माण किया हो, वो एक संविधान सभा के तहत निर्मित किया गया हो, एक निश्चित अवधि लगी हो और एक निश्चित तिथि को लागू हो। वो एक निश्चित तिथि को लागू नहीं होता, ना उसका कोई जो है संविधान सभा है। तो वही है कि लिखित जो निर्मित का है कि एक संविधान सभा हो, एक निश्चित तिथि को लागू हो और एक निश्चित समय में उसका निर्माण किया गया हो और उसका कोई एक जनक हो, नहीं संविधान का कोई एक जनक हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या बोलते हैं? निर्मित संविधान। तो इस प्रकार से दो और हो गए उद्गम के आधार पर। तो ये हमारे संविधान की बात होगी। तो अब हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं। आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। संविधान के विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो जो संविधान है वो उसके जो मूल तत्व है तथा मूल भावनाओं में वो अद्वितीय है। यानी जो भारतीय संविधान है वो तत्वों और मूल भावनाओं के लिए क्या है, से देखा जाए तो वो एक अद्वितीय है, अद्वितीय संविधान है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो प्रावधान हैं वो विदेश से लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जो अन्य देशों के संविधान से अपनी अलग पहचान देते हैं। हालांकि हम मानते हैं इस बात को कि बहुत सारा जो प्रावधान है वो संविधान ने कहाँ से लिया है? 60 देशों से उन्होंने उद्धृत किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं उस भारतीय संविधान में जो हमें दे या विदेशी संविधानों से अलग भी दिखाते हैं, अलग पहचान दिखाते हैं। मैं ये देखो ध्यान योग्य बात है कि जब 1949 को संविधान को हम अंगीकृत किए, जब 1949 को हम लोग उसको अंगीकृत किए, तो उसमें बहुत सारे एक विशेष लक्षण थे। और लेकिन उन विशेष लक्षणों में से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे तत्वों पर क्या हुआ, ऐसे आर्टिकल्स पर, ऐसे भाग पर क्या हुआ? संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन हुआ, जैसे हम मान सकते हैं 7वें संविधान संशोधन। कैसा? 7वां संविधान संशोधन। तो हम सबसे पहले संविधान की विशेषता में हम लिख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के जो मूल तत्व हैं, तत्व एवं मूल भावनाएं कैसी हैं? अद्वितीय है। अद्वितीय है। अद्वितीय है। लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमको अलग पहचान देते हैं। उनमें से अगर मैं 7वां संविधान देखता हूँ, और क्या देखूं, 42वां, 44वां, ये संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन तो ऐसा भी जिन्होंने जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तब तो में परिवर्तन किया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके बावजूद भी केशवानंद भारती बनाम मामले में 1973 में क्या कहा गया? कहा गया कि भारतीय संविधान में संसद संशोधन तो कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन वो एक मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर रही। एक मूल ढांचे को वो परिवर्तित नहीं कर सकती। क्या एक विशेषता है? जहां पर 42वां संविधान संशोधन में उसने एक शब्द की बात करते हैं, क्या? धर्मनिरपेक्ष। 4 शब्द जोड़े थे ना यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष, और भी अखंडता, संप्रभुता, उन्होंने 4 शब्द जोड़े। लेकिन जोड़ तो दिए, लेकिन केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती था, भारतीय मामला वर्सेस केंद्र या संघवाद 1973, ये आता है और कहता है कि देखिए भाई, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी, क्योंकि इसी समय तो संविधान का अंग माना गया प्रस्तावना को, इसके पहले तो अंग ही नहीं माना गया। तो कहा कि अंग है प्रस्तावना, आप संशोधन करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 368 के तहत आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मौलिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उस पर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या है ये? एक इसकी क्या है विशेषता? जब हम इसके बाद और देखते हैं, एक 73वां 74वां संविधान संशोधन आप देखा होगा, उसमें 2 स्तरीय सरकार से बना करके 3 स्तरीय सरकार बना दिया, और आज तक कोई ऐसी संघीय सरकार जिस पर 3 स्तरीय सरकार चल रही हो, कोई ऐसा बता दीजिए, कहीं नहीं है, सिर्फ यही भारत में है त्रिस्तरीय सरकार। क्या है इसकी एक अलग विशेषता है? वही कह रहा हूँ कि जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारे तत्व हैं, जो भारतीय संविधान के तत्व हैं और उनकी मूल भावनाएं हैं, वो अद्वितीय है। मैं हालांकि इस बात को मैं फिर से पुष्टि कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संविधान में अन्य देशों से लिया, 1-2 देशों से नहीं लिखा, हमने लगभग 60 देशों से लिया, लेकिन उनमें भी से बहुत सारे ऐसे हमारे तत्व हैं जो उन अन्य देशों से हमको क्या करते हैं, एक अलग पहचान देते हैं, एक हमें अलग प्रतिनिधित्व की संवेदना प्रस्तुत करते हैं। अब मैं अगर इसी में कहता हूँ, मैं विशेषताओं की बात करूँ, किसकी? विशेषताओं की बात करता हूँ, संविधान की विशेषताओं की बात करूँ, तो मैं इसमें से एक कह सकता हूँ, क्या? इस संविधान में विशेषताओं की बात करूँ तो पहले नंबर में क्या कहूँ, यानी कि एक क्या है, लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान। वह लिखित भी कह सकते हैं, वह लंबा संविधान, ठीक है, सबसे लंबा। सबसे लंबा वो बड़ा लिखित व सबसे लंबा संविधान। अभी भी इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि इसका विस्तार होने का मैं रीजन बता रहा हूँ कि जब हमारा 1949 को, या तो फिर पूर्ण रूप से 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, या 1949 में ही कितने आ गए थे जब संविधान लागू हुआ, लागू के समय
हमारे 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, और कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन क्या इनका आज भी विस्तार हो रहा है? आर्टिकल्स, अगर मैं 470 प्लस आर्टिकल्स कहूँ तो हो गए होंगे। 8 की जगह कितनी, 12 अनुसूचियां आ गई। 25 भाग की जगह, सॉरी 22 भाग की जगह 25 लगभग भाग हो गए, और हो सकता होगा। क्या है इसका विस्तार, यानी लिखित तो है लेकिन ये सबसे लंबा या सबसे बड़ा भी लिखित संविधान है। इसकी ये विशेषता है। इसकी विशेषता के लिखित हो गया। और अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करूं, इसको मिटा देते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया लिखित या सबसे लंबा संविधान। मेरा दूसरा तो क्या है, विभिन्न स्रोतों में विहित। क्या है, विभिन्न स्रोतों में विहित। विभिन्न स्रोतों में विहित, ये इसकी दूसरी विशेषता हम बताने जा रहे हैं। विभिन्न स्रोतों का विहित है। ये क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान की विशेषताओं में है। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब, इसमें अगर हम देखते हैं तो एक हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें भारतीय संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, उन विभिन्न प्रावधानों के जो विभिन्न स्रोतों में विहित हैं, उनकी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम का देखा जाता है। जब संविधान की आलोचना हुई, उन आलोचनाओं में से भी एक भारत शासन 1935 का, यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसकी इसको कार्बन कॉपी कहा गया। जो भारत का संविधान है, उसको हमने क्या कहा, 1935 के भारत शासन अधिनियम का, मैं आगे चर्चा करूंगी इस बात की। तो भारत शासन अधिनियम का क्या किया, उन्होंने कहा कार्बन कॉपी है। तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका दिखा, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का दिखा। क्या भारत शासन अधिनियम के बाद भी मैं कह रहा हूँ 60 देश, जिनमें से कुछ की अगर मैं बात करूं तो कनाडा, और क्या कहूँ, अमेरिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली, और क्या बात करूं, और बहुत सारे, फ्रांस, जर्मनी, आपातकाल, अन्य बहुत सारे देश, अन्य बहुत सारे देश, जहां से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनसे जो चीजें हमको अच्छी लगी, वो सारी चीजें हमने लाई। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अगर इसकी बात अभी आगे मैं करने वाला हूँ, अमेरिका की बात करूंगा, ब्रिटेन की भी थोड़ी सी बात करूंगा, दोनों की भी बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो था वही सब सेमेटीज उसको ले आए, नहीं, हमने उनकी जो मेन बेस चीजें होती हैं वहां से हमने उसको लिया। लेकिन जो हमको जरूरत थी कि नहीं यार, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है जो हमारे लिए बेहतर होगा, वहां भी बेहतर किया गया, लेकिन लिया तो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, न्यायपालिका की बात करूं, तो अमेरिका में न्यायपालिका क्या हो रही थी, मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं, आगे बताऊंगा। तो यही अमेरिका, अभी इतना ही समझ लीजिए। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ से या इन विभिन्न देशों से हमने क्या किया, लाया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका था, 1935 के भारत शासन। 1935 भारत शासन का अधिनियम क्या था, इस पर जब उन्होंने बताया, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की को कहा गया कि ये तो 1935 का कार्बन कॉपी है, तो उन्होंने कहा कि अगर कार्बन कॉपी ही मान ले तो ठीक तो ही है। यहाँ से सबसे ज्यादा हमारी लोक जो प्रशासनिक सेवा की बात करता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो लोक सेवा आयोग है, यहीं से तो लिया गया। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल अधिकार लिए गए, यहीं से हमने लोक सेवा आयोग लिया, हमने क्या क्या लिया, हमने यहीं से राज्यपाल लिया, हमने यहीं से न्यायपालिका लिया, हमने यहीं से क्या लिया,
आपातकाल शक्तियाँ ली। आपातकाल शक्तियाँ ली। हमने यहीं पर लोक सेवा आयोग या लोक प्रशासन कह सकते हैं, लोक प्रशासन। हमने यहीं से क्या लिया? प्रशासनिक सेवा। सेवाएँ और संघीय व्यवस्था। ये क्या, हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही तो लिया गया। यहीं से उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा संप्रभुता की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका दिख रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का ही तो दिख रहा है। यहीं से सब कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने लगभग 60 देश बताए ना मैंने कि अन्य देशों से भी हमने लिया। जो हमको ज़रूरत थी वही ले ली। अब हमने जो संसदीय प्रणाली लिया, तो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली क्या है? वहाँ पर जो अगर मैं जो प्रमुख मुखिया की बात करूँ, वहाँ पर मुखिया कैसे आता है? राजतंत्र के तहत आता है, यानी कि उत्तराधिकार के तहत आता है। लेकिन भारत में वही जो मुखिया है, ये प्रधानमंत्री सीधा-सीधा बोल दूँ, तो किसका है? यहाँ तो गणतंत्र तरीके से आ रहा है, लोकतंत्र तरीके से आ रहा है। लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व कर जो जिसका करेंगे वही आएगा वहाँ। लेकिन उसका क्या था? वो जो वहाँ का मुखिया होगा वो उत्तराधिकार पर आएगा। हमने कहा नहीं, हम उत्तराधिकार वाला मामला नहीं रखेंगे, हम लाएंगे वहीं से संसदीय प्रणाली, लेकिन हम कहेंगे भाई यहाँ से लोग चुन के भेजेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराधिकार पर नहीं बन के आएगा, वो चुनावी प्रक्रिया से होकर के आएगा। लेकिन हमने देखा कि वहाँ का जो मुखिया है उसका प्रभुत्व है, यानी प्रधानमंत्री का। लेकिन हमने भी कहा कि नहीं यार, चलो यार इसको सही कर दो। तो प्रधानमंत्री का पद तो हमने कहा कि चलो सही है, दोनों मजबूत होना चाहिए। तो हमारा ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री का पद मजबूत है और भारत का भी मजबूत है। तो लेकिन हमने राजतंत्र को खत्म किया, यानी कि उत्तराधिकार वाला खत्म किया, वो नहीं होगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें ली गई सेमेटीज ली गई, जो सेम था उसी को उठा के रख लिया। उस पर जो संशोधन की जरूरत थी उन्होंने किया हम लोगों ने। इसके अलावा हमने क्या किया, जो 1935 और इसके तहत हमने क्या लिया, ये सारी ये विभिन्न क्या हो गए हमारे, यानी विभिन्न स्रोतों में भी। इसके अलावा इसके बाद की अगर बात करूं, तीसरा रीजन, तो तीसरा रीजन मेरा क्या होगा? नम्यता। क्या? नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय। वह नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय। अब आपके लिए दो शब्द आ गए, एक नम्यता और दूसरा अनम्यता। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बेसेंस नहीं है इसमें। क्या है नम्यता का मतलब? क्या होता है? सरल। नम्यता मतलब सरल, यानी लचीला। सरल कह दे या लचीला। और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। जो हमारा संविधान है वो कैसा संविधान है? हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। कैसे? क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, वो लचीला भी है और कठोर भी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो लचीला भी है और कठोर है, दोनों प्रक्रियाएं उसकी होती हैं, दोनों चीजें लागू होती हैं। लेकिन अगर मैं अमेरिका के संविधान की बात करूं, तो अमेरिका का संविधान कैसा है? तो अमेरिका का संविधान कठोर है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां लचीला है। लेकिन हमारा जो संविधान है, यानी भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा लचीला भी है और कठोर भी है। अब कठोर भी है, लचीला है, कैसे? तो अगर मैं कहूँ कि 368 के तहत, मैं देखो क्या कहा, मैंने कहा भारत का जो संविधान है वो क्या है, लचीला भी है कठोर भी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत का जो संविधान है ना तो लचीला है और ना तो कठोर है। दोनों स्थिति कह सकता हूँ कि नहीं, भारत का संविधान लचीला एवं कठोर है। लेकिन मैं ये कह दूं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, दोनों स्थिति।
मैं कह रहा हूँ कि जब आप भारत का संविधान ना तो कठोर है, ना लचीला है, अगर मैं इस स्थिति में कहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत अगर मैं कहता हूँ कि ये ना तो सरल है, ना तो कठोर है, ना तो लचीला है, ना तो कठोर है। अगर मैं 368 के तहत, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 के तहत अगर संसद इस पर संशोधन करती है तो इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या हो सकती है? पहली स्थिति ये हो सकती है सामान्य यानी सरल या लचीलापन। कैसे? मान लीजिए अगर कुछ उपबंध करना है तो कुछ उपबंध में संसद क्या कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है अगर किसी सदन पर किसी सदन पर उपस्थित सदस्यों की संख्या या पर मतदान मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल जाए। सदस्यों का कुल कितना? 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है, या सदन पर उपस्थित समस्त सदस्यों का क्या मिल जाए? सदस्यों का जो है क्या मिल जाए? बहुमत मिल जाए। सदस्यों का क्या मिल जाए? बहुमत मिल जाए, यानी 50% +1 अगर मिल जाता है तो भी ठीक है। अगर 2/3 बहुमत से मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से हो जाए तो कोई भी विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। अगर या तो 2/3 मिल जाए या तो 50% और +1 मिल जाए, यानी इसे हम बहुमत कहते हैं, या तो 2/3 बहुमत मिल जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? कोई भी एक जो है उपबंध जो है वो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति, ऐसा संविधान बनाना है, ओ सॉरी ऐसा प्रावधान बनाना है जो समस्त भारत के लिए, वो भी तो तथा वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों को। अगर मैं दूसरे प्रावधान की बात करता हूँ, इसमें क्या कहता हूँ, ये ए है, ये बी है। दूसरा प्रावधान मैं कहता हूँ कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों की होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। अगर आधे से अधिक राज्यों का मतदान मिलता है या बहुमत मिलता है तब उस विधेयक को पारित किया जा सकता है, उस कानून को पारित किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये एक कठिन है, क्योंकि ये तो एक संसद तक थी, लेकिन अब ये कहाँ, ये विधानमंडल तक पहुंच गई, राज्यों तक पहुंच गई। यानी अब हमारे जो भारत में जो मान लीजिए 28 राज्य हैं, किसी भी देश की हो सकती है, उससे कम या ज्यादा हो सकती है। मैं तो एक एग्जांपल के लिए ले लिया कि अगर भारत में 28 राज्य हैं तो उनमें कम से कम जो है 15 का बहुमत मिलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या बहुमत होगा, वो सॉरी संविधान पारित हो, संविधान संशोधन के तहत या उपबंध के तहत क्या कर पाएंगे, हम एक नया प्रारूप ला पाएंगे। तो वही है ना कि ये एक कठिन प्रक्रिया है और ये हमारी क्या है, एक सरल प्रक्रिया है या लचीली प्रक्रिया है। क्या है? लचीली प्रक्रिया। इस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, यानी कि कठोर भी है और सरल भी। इसके बाद हमने आगे देखना है, और ये अभी तक हमने कितनी कर लिया? 3 विशेषताएं देखी। अगली विशेषता हमारी क्या है? तो अगली विशेषता हमारी है एकात्मकता की ओर झुका हुआ। क्या है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक या संघीय संविधान। संघीय संविधान। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है वो एकात्मकता की भी ओर कभी कभी जाता है, और हमारा संघात्मक संविधान। हालांकि जो भारतीय संविधान है वो हमारा जो सरकार का बनाता है वो किसके तहत बनाता है? संघीय। किसके आधार आधार पर बनाता है? तो संघीय सरकार बनाता है। यानी जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान, संविधान जो भारत की सरकार है तो कैसी बनाता है? संघीय सरकार बनाता
संघीय सरकार की व्याख्या करता है, संघीय सरकार बनाता है। इसे अगर वो संविधान या संघीय सरकार के रूप में बनाता है तो इसके कुछ लक्षण होंगे, कुछ लक्षण होने चाहिए। अगर संघीय सरकार बनाता है तो हमें कैसे पता चला, इसके कुछ लक्षण होंगे। उन लक्षणों में से अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक सॉरी क्या होगा, एक यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा। शक्तियों का क्या होगा, स्पष्ट विभाजन होगा। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। किसके मध्य विभाजन होगा, तो ये केंद्र, सेंट्रल प्लस स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। अगर हमारा भारतीय संविधान इस बात की आज्ञा देता है कि जो हमारा भारतीय सरकार होगी वो संघीय होगी, संघीय सरकार होगी, तो इसके कुछ लक्षण होने चाहिए। संघीय होने के क्या लक्षण है, उन्होंने कहा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। किनके मध्य, केंद्र और राज्य के बीच। उन्होंने कहा दो सरकार की बात की उन्होंने, और संविधान की उन्होंने सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, और हमने क्या देखे, स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा नहीं, नहीं लिख लो, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, और एक लिख लीजिए द्विसदनीय, नियता, द्विसदनीयता। ये हमारे क्या है, संघ के, यानी किसके, संघीय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संघीय की। लेकिन अगर ये तो संघ की बात हो गई, संघ के बाद की बात करूं कि जो हमारा एकात्मकता है, तो ये तो हमारा संघीय संविधान की बात कर दिया। हमारा भारतीय संविधान भी संघीय बात की करता है। लेकिन अगर मैं एकात्मकता की बात करूं तो एकात्मकता के भी तो लक्षण होंगे, तभी तो एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय जो है संघीय संविधान कहला रहा है। तो एकात्मकता के लक्षण की अगर मैं बात करता हूँ, किसके, एकात्मकता के लक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला है कि एक संविधान, एक संविधान, एक सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र। कब, हम बताएंगे अभी। सशक्त केंद्र हो गया, आपातकालीय प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा, और एकल नागरिकता, नागरिकता, सही है ना, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, और हमारा लचीला संविधान, क्योंकि ये दोनों है ना, लचीला संविधान। क्योंकि हमारे जो ये, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ले लिया। मैंने कहा एकात्मकता की ओर झुका हुआ, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्म जो संघीय संविधान है, उसकी जो एकात्मकता के लक्षण है और संघीय के लक्षण है, संघीय के लक्षण हमने देख लिया। इसके देख लिए कि एक संविधान, एक सशक्त केंद्र, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और एक नागरिकता, यानी एकल नागरिकता, एक नागरिकता या एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका,
और लचीला संविधान, ये हमारे एकात्मकता के लक्षण हैं। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में कहीं भी आपको संघीय संविधान की व्याख्या नहीं मिलेगी, यानी कि संघीय शब्द की का जो है संघीय शब्द की विवेचना ही नहीं की गई। पूरे भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी आपको इस संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखूं तो आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में संघ की बात की गई है, यानी भारत को क्या कहा गया है, जो भारत है, भारत की कल्पना किससे की गई है कि यह एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। लेकिन इस जो राज्यों का संघ है, इस संघ की अगर मैं बात करूं तो इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं। मैं क्या एक बार कह रहा हूं कि संघीय शब्द भारत के संविधान में कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर दूसरी ओर मैं देखता हूं कि अनुच्छेद 1 में जो हमारा भारत है, वो भारत को क्या कहा गया, ये राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और इस संघ के दो अभिप्राय हो सकते हैं। पहला ये, भारतीय संघ है वो राज्यों के मध्य हुए समझौते का क्या निष्कर्ष नहीं है, या तो हम दूसरा अभिप्राय हो सकता है कि जो राज्य है वह केंद्र से या तो भारत से अलग होने के उसके अधिकार नहीं। क्या है? दो हमने ये क्या बताए अभिप्राय इस संघ के हो सकते हैं। इसी वजह से इस पर जो संघ की बात कही गई, उन्होंने क्या कहा, जो भारतीय संविधान है वो क्या है, एक भावना भावना की ओर ले जाने वाला संघ। क्या है? भावनात्मक संघ है। और इसी को जो है केसी फेयर ने क्या कहा, केसी फेयर ने इसे अर्ध संघ कहा। क्या कहा? हमारे संविधान को अर्ध संघ कहा। केसी वेरे या वेयर या ऐसे भी मिलता है, केसी वेयर, इन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघ कहा। क्योंकि अर्ध संघ कहने का उनका रीजन यही था कि यह किसी विशेष स्थितियों में क्या हो जाता है, एकात्मकता की ओर झुक जाता है, और कभी एक ऐसी स्थिति आती है जो ये किसकी तरफ चला जाता है, संघ की तरफ चला जाता है। अगर मैं एकात्मकता और संघात्मक का अगर एग्जाम्पल दूं, तो अगर मैं संघात्मक की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये सारी चीजें। लेकिन एकात्मकता कब चला जाता है? अगर देखो मैंने कहता हूँ कि देखो राज्यपाल की अगर नियुक्ति हो रही है केंद्र के द्वारा, ये क्या है, केंद्र ही करेगा राज्यपाल की नियुक्ति, तो एकात्मकता की ओर ले जा रहा है। एकल नागरिकता है, ये किसकी तरफ ले जा रही है, एकात्मकता की तरफ ले जा रहा है। एकीकृत न्यायपालिका, लचीला संविधान है, ये सभी चीजें क्या जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने एक आपातकालीन प्रावधान कहा। आपातकालीन प्रावधान क्या होता है? जब भारत में आपातकालीन शक्तियां आती हैं, तब जो अगर आपातकालीन शक्ति लगती है, जो सशक्त सेना विद्रोह में हो जाए, युद्ध के वजह से हो जाए, तभी हमारी आपातकालीन स्थितियां आती, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती है। तो केंद्र स्ट्रांग हो गया कि नहीं हो गया? अब राज्यों के पास कुछ बचा ही नहीं। जो है हम यही तो करें कि स्वतः बिना संशोधन किए ही राज्य की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं। तो ये किसकी तरफ ले जा रहा है हमको, एकात्मकता की ओर। इसीलिए जो भारत की संविधान की एक विशेषता, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक या संघीय संविधान है। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है, तो भारतीय संसद का रूपता की बात, यानी सरकार की संसदीय रूप की बात करते हैं। अगला क्या है, सरकार की संसदीय रूपता की बात करते हैं। सरकार की संसदीय रूपता की बात करते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संसदीय की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने उसको ब्रिटेन से लिया।
यहाँ पर अध्यक्षात्मक तो प्रणाली थी। अगर मैं कहूँ कि अमेरिका में, किसकी बात करूँ? अमेरिका में, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली भी थी। प्रणाली तो थी, लेकिन हमने अमेरिका की प्रणाली को छोड़ दिया। अध्यक्षात्मक प्रणाली को छोड़ करके हमने संसद ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान ने अमेरिका के अध्यक्षात्मक प्रणाली को छोड़कर या अध्यक्षात्मक प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को चुना। अच्छा, उसने संसदीय प्रणाली को क्यों चुना और अध्यक्षात्मक प्रणाली को क्यों नहीं चुना? उन्होंने इसलिए संसदीय प्रणाली को चुना क्योंकि ये जो है ना, ये जो संसदीय प्रणाली है, ये हमारी कार्यपालिका और विधायिका है, विधायिका के बीच क्या करती है, के बीच समन्वय बनाती है, समन्वय बनाती है। और ये क्या करता है, ये विधायिका को क्या करता है, अलग करता है। अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है क्या करती है, ये कार्यपालिका और विधायिका को क्या कर देता है, पृथक कर देता है, अलग कर देता है। और संसदीय जो शासन प्रणाली है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच को क्या करता है, समन्वय बना के रखता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। अगर मैं संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताओं की बात करता हूँ, किसकी बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, किसकी, संसदीय प्रणाली की विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। मैं संविधान की विशेषता में जो सरकार की संसदीय रूपता की बात कर रहा हूँ, रूप की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि विशेषता की। उसमें से मैं अगर विशेषता की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री, पीएम, सीधा लिखूं, पीएम व सीएम क्या होंगे, नेतृत्व करता होंगे, क्या होंगे, नेतृत्व करता होंगे। नेतृत्व करता होंगे। और यहाँ पर वास्तविक, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, कार्यपालकों की उपस्थिति। और क्या हो सकता है, और इनमें बहुमत दल की सत्ता होगी, बहुमत दल की सत्ता होगी। और क्या हो सकता है, और यानी इसमें एक कहा गया कि निचले सदन, इसकी एक विशेषता है कि निचले सदन का क्या होगा, विघटन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकता हूँ, लोकसभा और विधानमंडल, लोकसभा या विधानमंडल, यानी निचले, निचले सदन, निचले सदन का विघटन होगा, या लोकसभा या तो विधानमंडल, सॉरी विधानमंडल नहीं, विधानमंडल के अंदर आता है विधानसभा। विधानमंडल के दो आ जाएंगे ना, विधानसभा और विधान परिषद, तो यहाँ पे विधानसभा आएगी, विधानमंडल नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बताया कि सरकार की संसदीय रूपता में ये सारी चीजें हमको मिली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं एक बात कहूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली के तहत चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं चल रहे हैं उनके जैसे। अब देखिए इसमें क्या है कि मानता हूँ कि जो संसदीय प्रणाली की जो तत्व हैं, जो प्रावधान है, वो बड़े पैमाने पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ पैमाने पर नहीं लागू होते। उसका रीजंस, रीजंस ये है कि कुछ मूल तत्वों का अंतर देखते हैं हम। कुल कुछ मूल तत्व तो हम ठीक है, उनके जो पैमाने थे वो हमने रख लिए, लेकिन कुछ पैमाने पर मूल तत्व अंतर आते हैं, मूलभूत तत्वों में अंतर आते हैं। कैसे अंतर आते हैं, अब देखिए वहां का जो संसदीय प्रणाली है वो कहता है
कि हम लोग जो होंगे, जो हमारा प्रतिनिधित्व होगा, जो हमारा मुखिया होगा, इसमें ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन कह रहे हैं जो हमारा मुखिया होगा वो क्या होगा? वो उत्तराधिकार से आएगा। किससे आएगा? उत्तराधिकार से आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भारत है, क्या भारत है, वो कहता है कि नहीं, हमारा लोकतंत्र से है। किससे आएगा? लोकतंत्र से आएगा। ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वो कहता है कि जो मुखिया है वो उत्तराधिकार से आएगा, लेकिन भारत कहता है कि हमने लिया जरूर है उसकी, लेकिन जो है वो हमारा उत्तराधिकार से नहीं बल्कि लोकतंत्र से आएगा, लोग उसको चुन के भेजेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, संसदीय प्रणाली कह रही है कि जो हमारा मुखिया है, प्रधानमंत्री है, पीएम का पद है, वो ताकतवर होगा। भारत सरकार ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत ने भी स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री का जो पद है, जो किसका? प्रधानमंत्री का पद है, मंत्री का जो पद है वो ताकतवर होगा। ताकतवर होगा। ये भारत ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, लेकिन उसने उत्तराधिकार को बात को खारिज कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे मूलभूत तत्व हैं जो हमने सीधे सीधे ले लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान हैं जिनको हमने क्या किया है? अलग किया है, उनसे भिन्न किया है। और उन भिन्न में हमें ये भी देखने को मिला, एक लोकतंत्र और उत्तराधिकार, और अगर सेमेटीज की बात करें तो प्रधानमंत्री की ताकत को भी। वो सारी चीजें तो कुछ है ना जो अंतर स्पष्ट करती हैं, कुछ समानताएं ला जाती हैं। तो ये हमारी आज की जो विशेषता, आज संविधान की विशेषता में जो एक विशेषता थी, जो सरकार की संसदीय रूपता, वो जी यहीं पर। अब हम अगली बात करें, संसदीय रूपता की बात, किसकी बात करें? जो अगला हम पढ़ेंगे तो क्या कह सकते हैं? तो हम संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय क्या हो सकता है? हम पढ़ेंगे संसदीय संप्रभुता व न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अभी हमने संसदीय प्रणाली की बात की। संसदीय प्रणाली में हमने क्या बात की कि हमने संसदीय प्रणाली को लिया, लेकिन जहां हमें लगा कि नहीं यहाँ चेंजेस करनी चाहिए वहां पे चेंजेस किए, जहां पर हमको सीधा सीधा ले लेना चाहिए वैसे हमने सीधा सीधा ले लिया। तो ऐसे ही क्या किया, जिस प्रकार से हमने क्या किया, संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो हम ब्रिटेन से लिए लिए ब्रिटेन से लिए, और अगर हम न्यायिक सर्वोच्चता की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। कहाँ से ले लिए? अमेरिका से क्या ले लिए? न्यायिक सर्वोच्चता ले लिए। जिस प्रकार से ब्रिटेन के संसदीयता की बात कर रहा हूँ, संसदीय प्रणाली की, संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया, जहां पर जरूरत थी हमने वहां पर उनको क्या किया, बदला। हमने क्या किया, हमने संसदीय प्रणाली में देखा कि हम उत्तराधिकार की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र किया। लेकिन जहां जरूरत थी कि नहीं, सही था, प्रधानमंत्री का पद दोनों में एक ही तरह ताकतवर बन गया, कोई इशू नहीं था। लेकिन उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ब्रिटेन में हमने चेंजेस किए, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी हम चेंजेस किए। अमेरिका क्या करता था कि जो सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता थी वो अपने केंद्र, किसमें? केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच। तो जो केंद्र के थे, जो केंद्र यानी संघीय कानून थे, कैसे? संघीय कानून थे, तो इसको हम संघ कह सकते हैं, इसको राज्य कह सकते हैं ना, केंद्र को। तो जो संघीय कानून थे वो कहाँ लागू होते थे? संघीय कानून केंद्र में लागू होते थे, ये संघीय संघ में लागू होते थे, और जो राज्य थे वहां पर जो है राज्य कानून लागू, यानी कि दोनों में
अलग-अलग एरिया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम जो है एकल की बात करेंगे और जो हमारा सर्वोच्च होगा वो सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या कहा, सर्वोच्च कहा। क्या कहा, सर्वोच्च कहा। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वो भारतीय संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा अमेरिका का न्यायिक सिस्टम है वो उसी से, यानी कि जो जो हमारी भारतीय न्यायिक समीक्षा है, यानी भारतीय न्यायिक समीक्षा, जो भारतीय न्यायालय या न्यायिक समीक्षा है, वह अमेरिका जो न्यायिक शक्ति है, किसकी, भारत की जो न्यायिक शक्ति है वो अमेरिका की न्यायिक शक्ति से कम है। अच्छा, रीजन क्यों, शक्ति से कम होने का रीजंस ये है कि जो अमेरिका का जो न्यायिक सिस्टम है वो किसी विधि के नियत, अमेरिका के संविधान में क्या है, विधि की नियत की प्रक्रिया है, और हमारे जो भारत में है उसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और विधि नियत की प्रक्रिया कहाँ है, अमेरिका में। तो ये आपस में क्या हो गए, भिन्न हुए। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की जो न्यायिक शक्ति है, जो न्यायिक के समीक्षा करने की शक्ति है, वो भारत के, सॉरी, अमेरिका के संविधान की शक्ति से क्या है, न्यायिक शक्ति से कम है। उसके दो रीजन, जो अमेरिका संविधान है वो क्या करता है, वो विधि की नियत प्रक्रिया की बात करता है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात भारत का संविधान करता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। क्या बात निकल के आ रही है कि जो भारतीय संविधान है वो इस तरह से, अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं, न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, तो उन्होंने ऐसी बनाई, उन्होंने, अगर न्यायपालिका को उन्होंने शक्ति दी कि अगर कोई संसद कानून बनाकर लाती है तो उसको आप खारिज करने की शक्ति है आपके पास। न्याय मतलब न्यायालय को शक्ति मिली कि अगर कोई संसद कानून बनाता है और वह जो है लोगों के विरुद्ध जा रही है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो संसद को भी प्रावधान किया दे दिया गया, संसद को शक्ति मिली कि संसद को इतनी बड़ी शक्ति है कि वो एक बड़े से भाग को संशोधित करके या तो खत्म कर सकता है या तो परिवर्तन ला सकता है, एक बड़े भाग को भी कर सकता है वो। देखिए कितनी अच्छी समन्वय की बात, जहां एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग करके संसद के द्वारा लाए गए कानून को खारिज कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद को उनकी शक्तियों के तहत वो एक बहुत बड़े शक्तियों के बल पर अपने बहुत बड़े भाग को भी वो संशोधित करके या तो खत्म कर दे सकते हैं या तो उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये है हमारी संसदीय संप्रभुता, यानी संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में क्या है, समन्वय। बहुत अच्छा है। मैंने जो भी संसदीय प्रणाली की बात की थी, मैंने पहले किसकी बात की, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान की बात की। कितनी अच्छी बात कर रहा है, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जहाँ एक तरफ जो है न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय को मिला है कि आप जो संसद के द्वारा लाए गए कानून को आप खारिज कर सकते हैं, और वहीं संसद को ये मिला है कि भाई साहब अगर आपको आपकी शक्ति है, अपने शक्ति के बल पर आप एक बड़े से भाग पे संवैधानिक ढंग से आप क्या कर सकते हैं, एक बड़े से भाग को खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या तो उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। ये सारी चीजें एक समन्वय को दर्शाती हैं, किनके बीच, संसदीय संप्रभुता और न्यायालय की, यानी कि सर्वोच्च न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता। अब जो है हम संसदीय की बात कर लिए, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एक हम कर सकते हैं, अगला है हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है ना, कौन, भारतीय न्यायपालिका, वो
एकीकृत के साथ साथ एकीकृत एकीकृत होने के साथ साथ क्या है, एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी। क्या है, एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। और भारतीय न्यायपालिका में जो सर्वोच्च है, क्या है, भारतीय न्यायपालिका में अगर हम सर्वोच्च की बात करें तो हमारा क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आता है। यानी सबसे शिखर पर कौन बैठा हुआ है न्यायालय में, न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के भी जो है नीचे बहुत सारे स्टेट से, राज्यों के क्या आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट होता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे सर्वोच्च या उच्चतम कह देते हैं, सर्वोच्च को हम और क्या बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय। और राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं उच्च। तो अगर उच्च बोला जा रहा है तो मतलब हाई कोर्ट की बात कर रही है, किसी राज्य के हाई कोर्ट की बात करी जा रही है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात कर दी जाए, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर दी जाए, तो मतलब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें। लेकिन अगर राज्यों के अंतर्गत भी, राज्यों के अधीन भी, उनके अंदर भी उनके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं कि नहीं आते। अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, ऐसे भी इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी के बीच की अगर समन्वयता की बात करें तो क्या है, है, एकल तंत्र में लगे हुए। इनके बीच क्या है, एकल तंत्र है, एकल तंत्र है। लेकिन अगर एकल तंत्र है, हमने न्यायपालिका कहाँ से, अमेरिका से। मैंने अभी इसकी पहले चर्चा की थी ना कि अमेरिका क्या करता है। अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं, अमेरिका में राज्य और केंद्र, राज्य एवं संघ, तो राज्य और संघ में दोनों, राज्य कानून कहाँ लागू होते हैं, राज्य में, और संघीय कानून कहाँ लागू होते हैं, संघ में। ऐसा अमेरिका में होता है। लेकिन जो हमारे भारतीय न्यायपालिका की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एकल तंत्र की परिभाषा देखने को मिलती है। यानी कि जो कानून हमारे भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में होंगे, वही उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में होंगे। अब मैं अगर कहता हूं कि अगर कोई ऐसा मामला आया, उस मामले में क्या हुआ, कोई ऐसा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इतने साल की उम्र कैद हो सकती है, या तो कह दें इतना जुर्माना लगेगा, या तो कह दें इसे जन्म के लिए मतलब पूरे समय के लिए आजीवन कारावास हो जाए, या तो इसको फांसी हो जाए। कोई ऐसा जो है क्या आ जाए, केस आ जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, फैसला सुना दे। अगर सेम वैसा ही केस उच्च न्यायालय में आता है, यानी हाई कोर्ट में आता है, किसी राज्य के हाई कोर्ट में आता है, तो वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट की गई थी, उसी बात की कोर्ट देकर के क्या किया जाता है, उच्च न्यायालय में फैसला सुनाया जाता है। तो हमारा तो एकल तंत्र में जुड़ा हुआ न्यायपालिका है, और यहाँ अलग, क्योंकि राज्य के लिए अलग कानून थे और संघ के लिए अलग कानून थे। इस प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान है वो एकीकृत है, वह स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत करता है, यानी एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र। और अगर मैं इन्हीं विशेषताओं में से और विशेषता देखूं तो क्या हो जाएंगे, और बहुत सारी विशेषता, मौलिक अधिकार हो जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, मूल कर्तव्य हो जाएंगे। ये सभी क्या है, ये भी तो विशेषताएं ही है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में से जो हमारे 6 प्रकार के अधिकार आ जाएंगे। मौलिक अधिकार क्या आ जाएंगे, मौलिक अधिकार आ जाएंगे। इनमें 6 प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी बात करते हैं। और इन मौलिक अधिकारों का अगर हम हनन करती है संसद, ऐसा कोई नियम या कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं।
अगर कोई अन्य केसेस होते हैं तो पहले हमको अधीनस्थ न्यायालय जाना पड़ता है, फिर वो हाई कोर्ट भेजता है, फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी अगर यहाँ फैसला नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय इन आपके अधिकारों की क्या करता है, गारंटी लेता है। मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है, उच्चतम न्यायालय लेता है। और इन्हीं उच्चतम न्यायालय गारंटी के आधार पर यानी मौलिक अधिकारों को अगर वो गारंटी के रूप में लेता है तो यहीं से 5 प्रकार के क्या कर देता है, रिट जारी कर देता है। क्या कर देता है, रिट जारी कर देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये क्या है, हमारे रिट है। तो 5 प्रकार की रिट जारी कर देता है। अगर इसी मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी आपको मिलती है। 6 प्रकार की क्या मिलती है, स्वतंत्रताएं भी मिलती है। समता का अधिकार, विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन इसमें ये 6 प्रकार के और भी हैं, लेकिन उनमें एक संपत्ति का अधिकार की मैं बात करूँ, संपत्ति के अधिकार की अगर मैं बात करता हूँ तो संपत्ति का अधिकार इसमें था, जो 7वां अधिकार था, और वो क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। उस समय सरकार किसकी होती थी, मोरारजी देसाई, उस समय प्रधानमंत्री थे, और उसी समय हमारे संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो ये मौलिक अधिकार। और जो हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, क्या है, डीपी, एसपी, नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारी क्या है, एक विशेषता है। ये हमारे परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, तो ये भी हमारी क्या है, विशेषता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर सकता हूं, तो एक शब्द आपने सुना होगा, धर्मनिरपेक्ष। क्या, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारी राजनीति है वो धर्म से न जुड़े, जो हमारी सरकार है वो धर्म को लेकर के बढ़ावा न दे, धर्म निरपेक्ष। अगर हम इसको और क्या कहें, न्यूट्रल, तटस्थ हो जाना। क्या हो जाना, एक शब्द में कह रहा हूं, तटस्थ, तटस्थ, न्यूट्रल। मतलब ना तो विरोध करना है, ना तो समर्थन करना। हमारा यही उद्देश्य है, धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है कि ना तो हमें किसी धर्म को बढ़ावा देना है, सरकार का काम ना तो किसी धर्म का बढ़ावा देना है, और ना ही तो किसी धर्म का समर्थन करना, और ना किसी धर्म का विरोध करना। ना तो समर्थन, ना तो विरोध, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। इसी के तहत अगर मैं देखता हूं तो आर्टिकल 14, 15, 16 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद। इसके अलावा आपने देखा 25 धार्मिक, 26, 27 कर नहीं ले सकते भाई साहब आप, इसके नाम पे सरकार सोचेगी कर ले, नहीं ले पाई। 28 और भी है, 29 और 30, ये सभी क्या है, इसी धर्मनिरपेक्ष की तो बात तो कर रहे हैं, इसी धर्मनिरपेक्ष। और मैं एक और कहूं, 44, सरकार समान नागरिक संहिता पर जोर देगी। क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता पर जोर देगी, धर्म लेकर के नहीं बढ़ सकती, ना तो धर्म का विरोध करके बढ़ सकती। लेकिन जो पश्चिमी, ये हमारी क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत की बात की। मैं थोड़ा सा अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करूं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। निगेटिव, पॉजिटिव यानी जो सकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो हमारा देश भारत, भारत किस दृष्टि से देखता है, सकारात्मक दृष्टि से देखता है। लेकिन जो हमारे नकारात्मक की बात करूं, इसकी नकारात्मक, तो पश्चिमी यूरोप, इसमें मैं अगर नाम लिख दूं तो क्या लिख दूं, फ्रांस, फ्रांस लिख दिया मैंने, पश्चिमी यूरोप। यहाँ नकारात्मक यानी सीधा सीधा कहते हैं कि सरकार ना एकदम नकारात्मकता की पर टिकी हुई है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट लड़का किसी शैक्षिक संस्थानों में जाता है तो वो टीका लगा के नहीं जा सकता,
अगर वो हिंदू है तो टीका लगा के नहीं जा सकता, अगर वो मुस्लिम है तो टोपी लगा के नहीं जा सकता, अगर कोई क्रिश्चियनिटी है तो वो क्रॉस जो है नहीं पहन के जा सकता, कोई रक्षा बांध के नहीं जा सकता। मतलब मतलब एकदम धर्म नहीं भाई, एकदम खत्म, बिल्कुल एकदम सिंपल आना है। एकदम क्या है, ये नकारात्मकता की ओर लेके जा रहा है। इन्हें एकदम क्या करना है, विरोध करना है। ये क्या कर रहा है, एक विरोध की तरह है ना, कि अब किसी भी, ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म को लेके विरोध कर रहा है, लेकिन सभी धर्मों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन भारत हमारा पॉजिटिव वे यानी तटस्थ है, ये तटस्थ नहीं है, ये ऐसा नहीं कि एक का नहीं विरोध कर रहा है, ये सभी का विरोध कर रहा है। अब फ्रांस सन में किसी सार्वजनिक जगहों पर ऐसा नहीं, किसी धर्म को लेकर के नहीं आप जा सकते, एकदम तटस्थ होके जाना चाहिए, जाना पड़ेगा आपको, तभी आपको एक सार्वजनिक जो सरकारी जो स्टेज है वहां पे आप पहुंच पाएंगे, नहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। लेकिन भारत क्या कह रहा है, हम देखो सकारात्मकता की तरफ चलेंगे, हम किसी धर्म का ना तो विरोध करेंगे ना तो समर्थन करेंगे। अगर हमारे स्कूल्स कॉलेजों में सरकारी दफ्तरों में अगर कोई टीका लगा के आ रहा है तो उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए भाई। अगर कोई क्रॉस गले में लटका के आ रहा है, आने दीजिए भाई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। टोपी पहन के आ रहा है, आने दीजिए, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हम वही कह रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष के दो रूप हो गए सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक कहाँ चल रहा है, पश्चिमी यूरोप में, और भारत में सकारात्मक चल रहा है। तो ये हमारे एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, किसकी, भारतीय संविधान की। और क्या इसमें देख सकते हैं, तो भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भी हमने बात कर ली। धर्मनिरपेक्षता की बात की, तो धर्मनिरपेक्ष आपको पता ही होगा कब जोड़ा गया था, तो चार शब्द हमने इसके पहले भी किया, जो 42 अमेंडमेंट 1990 सॉरी 1976 1976, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को होता है। किसकी सरकार होती है उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, और उसी के समय ये हुआ, और इसको हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे चार शब्द जो जुड़े थे, जिनमें से एक हमारा क्या था, धर्मनिरपेक्ष भी था। इसके बाद एक हम त्रिस्तरीय की बात करते हैं, त्रिस्तरीय सरकार। अब इस पर मैं लेके आऊंगा जो मैंने शुरू में बताया था, कौन सा, 73वां और 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो त्रिस्तरीय सरकार में क्या हुआ कि जब मूल संविधान बना हमारा, तो मूल संविधान में कहा गया कि यार देखो, दो जो है, दो स्तर की सरकारें हैं, दो स्तर की, केंद्र और राज्य। लेकिन हमारी त्रिस्तरीय सरकार की भूमिका कब आती है, तो ये आती है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992। और इसमें करके क्या लाया गया, एक नवी अनुसूची, 8 अनुसूचियां थी, तो इसमें एक नवी अनुसूची लाई गई। सॉरी, नवी अनुसूची नहीं, नवा भाग होगा। नवे भाग में, वो तो दल बदल हो गई ना, तो इसमें उसके पहले भी दो हो गई, तो उस अनुसूचियों में से कौन सी है, 11वीं अनुसूची, कौन सी है, 11वीं अनुसूची। तो हमारी जो है कौन सी, नवीं 10वीं अनुसूची उसके पहले हो गई थी, तो इसमें क्या है, 52 में एक हो गई थी उसके बाद। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ, ये नवे भाग में लाया गया, और नवे भाग में एक अनुसूची भी जोड़ी गई, जो क्या थी, 11वीं अनुसूची, और उसी में इसे जो संशोधन करके किसकी बात कही गई, पंचायत, पंचायती राज की बात की गई। किसकी बात की गई, कि पंचायत राज स्तरों पर भी हमारी सरकार होनी चाहिए, पंचायत स्तरों पर भी चुनाव होने चाहिए। इसके बाद फिर से 74वां संविधान संशोधन होता है, और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 में 9 भाग था, तो 9 का ए भाग बनाया गया, भाग 9 एक, ए का भाग में 12वीं अनुसूची आई,
12वीं अनुसूची आई और इस पर नगर पालिका की बात कही। किसकी बात कही गई? नगर पालिका की। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? त्रिस्तरीय सरकार को, कि पहले हमारी दो ही होती थी, केंद्र और राज्य में, और फिर इसके बाद जो है हमने कहा देखो त्रिस्तरीय सरकार होनी चाहिए। देखो एक पंचायत की बात करें और एक नगर पालिका की भी बात करें। तो इस प्रकार से हमने त्रिस्तरीय सरकार देखा। और त्रिस्तरीय सरकार कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ कहाँ है? भारत में ही देखने को मिलेगी। अब मैं विशेषताओं की बात कर ली, और भी बहुत सारी विशेषताएं, तो ऐसा नहीं है कि विशेषताएं खत्म हो गई हैं, विशेषताएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमने एक मूलभूत विशेषताएं होती है, जो एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उन पर हमने चर्चा करी। लेकिन आप किसी की विशेषता जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी की विशेषता आ रही है तो आपको पता होगा कि उसकी आलोचना भी हुई होगी। तो संविधान की आलोचना भी हुई है। तो संविधान की आलोचना की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें तो ये कहा गया है आलोचना में, इसकी संविधान की आलोचना भी की गई। इसे हम उधार का संविधान कहा, उधार का संविधान हमने कहा। हमने इसे जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है, उसकी हमने क्या कहा? ये कि कार्बन कॉपी है। भारत शासन अधिनियम की क्या है? कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी। हमने कहा कि गांधीवादी विचारधारा से दूर है। गांधीवादी विचारधारा से दूर संविधान का निर्माण हुआ। ये आलोचनाएं थी। इसे गैर भारतीय कहा गया। इसे क्या कहा गया? गैर भारतीय कहा गया। गैर भारतीय संविधान कहा गया। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। इसकी आलोचना। उधार का संविधान का मतलब यह है कि हमने विभिन्न देशों से उधार ले लिया। 1935 का भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी क्या थी? कि इससे सर्वे से ज्यादा क्या लिए गए? इससे सबसे ज्यादा प्रावधान ले लिए गए। इसी पर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला, उन्होंने कहा कि देखो अगर मैंने वहां से ली है तो क्या लिया है? वहां से सबसे ज्यादा लोक प्रशासन की बात करता हूँ, प्रशासनिक सेवाओं की बात करता हूँ, तो अगर लोग कह रहे हैं कार्बन कॉपी, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखें ना कि क्यों वहां से क्यों लिए गए। सबसे ज्यादा लोक सेवाओं की बात, लोक प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रशासनिक सेवाओं की बात कर रहा हूँ, वहां से लिए गए तो क्या गलत है? आलोचना की गई। उन्होंने कहा गांधीवादी विचारधारा से एकदम दूर है। गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। गांधीवादी चाहते थे कि पंचायत को लेकर के संविधान का निर्माण हो, पंचायतों को लेकर के संविधान का निर्माण हो। और यहाँ तो पंचायतों का निर्माण भी नहीं हुआ। पंचायत पंचायत का तो तब हुआ ना, अभी इसके पहले जैसे मैंने बताया 92 में। तब तक तो पंचायत को लेकर के कोई बात ही नहीं थी, नगर पालिका को लेकर के, जो गांधी जी चाह रहे थे। उनके मानने वाले गांधीवादी विचारधारा वाले लोग कहें कि यार ऐसा करिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कह रहा था, उन्हीं सदस्य जो थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं उन्हीं में से कोई एक बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा के लोग बोल रहे हैं कि जो है गांधी के विचार से नहीं मेल खाता है। गांधीवादी विचारधारा से दूर दूर संबंध नहीं है, बहुत दूर है। जहां तक मैं ये तक कहा गया कि गांधी कभी ये सुन ही नहीं सकते थे, ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये ऐसा संविधान बनेगा। अगर उनकी सोच होती तो वो सबसे पहले पंचायतों को लेकर के आते, यानी पंचायत को केंद्र में बना करके संविधान का निर्माण। मैंने ये वाला बताया गैर भारतीय संविधान। गैर भारतीय संविधान का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है वो भारत को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे थे कि हमें जो है बीड़ा का स्वर्गान सुनाई दे,
वीणा और वादक का संगीत सुनाई दे, लेकिन हमें तो ब्रिटिश बैंडों की संगीत सुनाई दे रही है। जो कौन थे हमारे, वो संविधान सभा के एक सदस्य ही तो थे जो ये बात कह रहे थे। उनका नाम क्या था? तो के हनुमथैया। जो के हनुमथैया थे वो संविधान सभा के सदस्य थे, और वही ये बात कह रहे हैं कि हम जो है सितार और बीड़ा का संगीत सुनने के लिए बैठे थे, और हम लोग सुन किसका रहे हैं? ब्रिटिश या अंग्रेजी बैंड का संगीत सुन रहे हैं। जब वो गांधीवादी विचारधारा से दूर की बात, वही के हनुमथैया जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, गांधी ऐसा सोचते ही नहीं थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहें कि गांधीवादी विचारधारा से इसका दूर, और वकीलों का स्वर्ग कहा गया। तो इनका इसका क्या हुआ, इसकी आलोचना भी हुई, संविधान की आलोचना भी हुई। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर एक नए टॉपिक, यानी कि अब हम विकास की बात करेंगे। तो कल से जो हमारी होंगी, या अगली जो हमारी क्लास होगी, वो किस पर होगी? तो वो संविधान के विकास को लेकर के होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।